तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है इफ़ेक्ट ऑफ कंपटीशन। और कंपटीशन के इफ़ेक्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमको क्या देखना है, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसको हम गॉस प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। तो क्या कहता है ये प्रिंसिपल? ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर दो ऐसी स्पीशीज़ जो आपस में compete कर रही हैं वो एक साथ रह रही हैं एक स्टेबल और होमोजीनियस एनवायरनमेंट में, तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब उनका जो रियलाइज्ड निके है उसमें अलगाव हो। यानी कि जो रियलाइज्ड निके है वो अगर अलग अलग निके को इस्तेमाल कर रही हैं तभी जो है दोनों कॉम्पीटिंग स्पीशीज़ एक साथ कोएग्जिस्ट कर सकती हैं। लेकिन अगर इस तरीके का डिफरेंशिएशन नहीं है उनके निके में, या जो हैबिटेट है वो इस चीज़ को अलाउ नहीं करता, प्रिक्लूड करता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो एक कॉम्पीटिंग स्पीशीज़ है वो दूसरे को एक्सक्लूड या एलिमिनेट कर देगी, क्योंकि निके ओवरलैप अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा तो कम से कम एक स्पीशीज़ का तो नुकसान होगा एंड दैट विल बी एक्सक्लूडेड। सिंपल टर्म में हम इसको क्या कह सकते हैं कि टू स्पीशीज़ कॉम्पीटिंग फॉर सेम रिसोर्स कैन नॉट को एग्जिस्ट इंडेफिनिटली। जाहिर सी बात है, अगर दोनों को सेम रिसोर्स चाहिए तो वो लगातार हमेशा के लिए एक साथ नहीं रह सकती। कंपटीशन इतना बढ़ जाएगा कि उसमें से एक जीतेगी स्पीशीज़ और दूसरी एक्सक्लूड हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। अब ये जो प्रिंसिपल है गॉस प्रिंसिपल या कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये जीएफ गॉस ने स्टडीज़ की। 3 स्पीशीज़ पैरामीशियम की इन्होंने ली थी। एक थी पैरामीशियम ऑरिलिया, दूसरी कॉर्डेटम और तीसरी बार्सेरिया। और इन तीनों स्पीशीज़ को बैक्टीरिया और यीस्ट का भोजन दिया गया, यानी इनको बैक्टीरिया और यीस्ट खाने के लिए दिया गया। और फाइनली गॉस ने क्या किया, इन तीनों स्पीशीज़ का ग्रोथ पैटर्न जो है वो ऑब्ज़र्व किया बाय कल्चरिंग सेपरेटली। इनको अलग अलग कल्चर किया, इन तीनों पैरामीशियम की स्पीशीज़ को भोजन पानी दिया और उनका ग्रोथ पैटर्न ऑब्ज़र्व किया। तो क्या क्या कंडीशंस आई? जब अलग अलग कल्चर किए गए थे ये तीनों स्पीशीज़, तो तीनों की तीनों स्पीशीज़ का लॉजिस्टिक ग्रोथ पैटर्न जो है वो नज़र आया, जो कि नॉर्मल सिनेरियो है, ऐसा आएगा। जब इन्होंने पैरामीशियम ऑरिलिया और पैरामीशियम कॉर्डेटम इन दोनों को एक साथ ग्रो कराया, तो उस केस में जो पैरामीशियम कॉर्डेटम वाली स्पीशीज़ थी वो हमेशा डिक्लाइन हुई, और इस कदर डिक्लाइन हुई कि वो एक्सटिंक्ट ही हो गई, टू द लेवल ऑफ एक्सटिंक्शन। तो ऑरिलिया और कॉर्डेटम जब साथ में ग्रो कराए गए तो कॉर्डेटम जो है वो एक्सटिंक्ट हो गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो दोनों स्पीशीज़ हैं ये दोनों की दोनों बैक्टीरिया को फूड के तौर पे इस्तेमाल कर रही थी, जो कि अपर पार्ट ऑफ कल्चर ट्यूब में प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया। तो जब रिसोर्स सेम हो गया तो ऑरिलिया जो है उसने कंपटीशन जीता और कॉर्डेटम कंपटीशन हार गया, जिसकी वजह से ये एक्सटिंक्ट हो गया, जैसा कि उन्होंने अपने प्रिंसिपल में कहा है इन्हीं ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे। इसके बाद जो पैरामीशियम बर्सेरिया और पैरामीशियम कॉर्डेटम या पैरामीशियम ऑरिलिया, इन दोनों स्पीशीज़ को आपस में एक साथ ग्रो कराया गया, तो कोई भी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट नहीं हुई। अब ऐसा क्यों हुआ? हाँ, एक्सटिंक्ट तो कोई स्पीशीज़ नहीं हुई, लेकिन दोनों की जो पॉपुलेशन थी वो काफ़ी कम हो गई जब उनको अलग अलग ग्रो कराया गया था उसके कंपैरिजन में। तो कम क्यों हो गई? जाहिर सी बात है, कुछ कंपटीशन तो हुआ ही होगा। इसमें गॉस ने क्या ऑब्जर्व किया, क्या खोजा कि जो पैरामीशियम बर्सेरिया स्पीशीज़ थी उसने यीस्ट को यूटिलाइज किया, और पैरामीशियम ऑरिलिया या कॉर्डेटम इसने बैक्टीरिया को एज फूड और यूटिलाइज किया। तो यीस्ट जो है लोअर पार्ट कल्चर ट्यूब में पाया जाता है, जबकि बैक्टीरिया अभी हमने बताया अपर पार्ट ऑफ कल्चर ट्यूब में। तो इसका मतलब कि रिसोर्स का डिफरेंशिएशन तो हो गया फूड का। हाँ, स्पेस का ज़रूर थोड़ा बहुत इफेक्ट था, जिसकी वजह से इनका जो अगर अलग अलग ग्रो कराए जाते तो ज़्यादा ग्रोथ दिखती, लेकिन एक साथ ग्रो कराए गए तो थोड़ा कम। लेकिन फूड सोर्स अलग अलग होने की वजह से ये दोनों को एग्जिस्ट किए।
तो इन एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन क्या निकला कि कंप्लीट कॉम्पिटिटर्स कैन नॉट को एग्जिस्ट। अगर हर तरीके से कॉम्पीट कर रहे हैं, हर चीज़ के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं, तो एक साथ सर्वाइव वो नहीं कर पाएंगे। तो जैसा कि एग्ज़ाम्स वगैरह में भी होता है भाई, अगर एक ही सीट के लिए कंपटीशन हो रहा है तो वो किसी एक को ही मिलेगी, दूसरा एक्सक्लूड हो जाएगा अपने आप। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। तो इसको क्या कहते हैं? इसी को कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं। कंपटीशन की वजह से किसी एक स्पीशीज़ का एक्सक्लूड हो जाना, एलिमिनेट हो जाना। और इस पूरे ऑब्जर्वेशन को कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये गैरेट हार्डिन ने कहा था। ऑल्दो कॉन्सेप्ट पूरा जो है इस प्रिंसिपल का वो गॉस ने दिया था। ये टर्म जो है गैरेट हार्डिन ने दिया था 1960s में। तो अगर इसको हम ऑब्जर्व करें इस तरीके से ग्राफ के बेसिस पे, तो इसमें एक जो स्टेटमेंट निकल के आती है, ऊपर खैर हमने लिखा भी है कि नो टू स्पीशीज कैन ऑक्यूपाई द सेम निके इनडेफिनेटली व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटिंग। रिसोर्स लिमिटिंग है तो दो स्पीशीज एक साथ हमेशा के लिए नहीं रह सकती हैं, क्योंकि कंपटीशन जो है एक दूसरे को एलिमिनेट कर ही देगा। तो जो दोनों स्पीशीज हैं वो को एग्जिस्ट करेंगी लॉन्ग टर्म बेसिस पे कब? जब या तो रिसोर्स जो है वो लिमिटेड ना हो, या उनके जो निके हैं उन दोनों स्पीशीज़ के वो हमेशा एक या अधिक फीचर्स में अलग अलग हों, डिफ़र करें। निके डिफरेंशिएशन बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो एक स्पीशीज़ जो है वो आउट कम्पीट करेगी दूसरे को, और सेकंड जो दूसरी स्पीशीज़ है वो एक्सटिंक्ट हो ही जाएगी। अब ये ग्राफिकल ऑब्जर्वेशन जो है एक्सपेरिमेंट का हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि जब हर एक स्पीशीज़ अलग अलग ग्रो कराई गई तो इसका लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व जो है वो हमको नज़र आ रहा है तीनों स्पीशीज़ का। और जब दो स्पीशीज़ को साथ साथ ग्रो कराया गया, और उसमें भी पेरमिशम, ऑरिलिया और कॉर्डेटम वाली जब ग्रो कराई गई, तो ऑरिलिया तो ग्रो कर गई लेकिन कॉर्डेटम जो है वो डिक्लाइन कर गई, एक्सटिंक्ट हो गई। और जब दो स्पीशीज़ दूसरी अलग अलग कॉर्डेटम और बर्सेरिया वाली ग्रो कराई गई तो दोनों ही ग्रो की, लेकिन हाँ, यहाँ पे जितना ग्रोथ हमको नज़र आ रहा था कॉर्डेटम और बर्सेरिया का, उतना ग्रोथ यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा है। तीसरे वाले केस में दोनों की ग्रोथ कम हो गई है, लेकिन हाँ को एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन और को एग्जिस्टेंस, ये दोनों एक साथ कैसे होते हैं या इन दोनों में क्या रिलेशन है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। को एग्जिस्टेंस जो होता है दो स्पीशीज़ का, वो कैसे अचीव किया जा सकता है? इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन को कम करके, आपस में जो कंपटीशन है उसको घटा दिया जाए, तब आसानी से साथ साथ रहेंगी दोनों स्पीशीज़। इसको अचीव करने के लिए, यानी कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन को रिड्यूस कैसे किया जा सकता है? निके डिफरेंशिएशन से। रिक्वायरमेंट अगर अलग अलग हो गई तो कंपटीशन अपने आप ख़त्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। जैसे कि अगर दो रोडेंट स्पीशीज़ हैं और वो दोनों अलग अलग साइज़ की सीड्स को कंज्यूम करते हैं, तो क्या होगा? उन दोनों में कंपटीशन कम हो जाएगा अपने आप। कंपटीशन फॉर फूड इज़ रिड्यूस्ड, तो उससे क्या होगा? को एग्जिस्टेंस पॉसिबल हो जाएगा। अगर सेम साइज़ की सीड दोनों खा रहे होते तो जाहिर सी बात है कंपटीशन ज़्यादा होता और एक ना एक स्पीशीज़ को एलिमिनेट होना पड़ता। अब आता है टर्म रिसोर्स पार्टीशनिंग। रिसोर्स पार्टीशनिंग भी एक बहुत अहम तरीका है, या हम कहें सबसे कॉमन तरीका है निके डिफरेंशिएशन करने का, यानी निके को अलग अलग करने का। तो इसमें क्या होता है? इस मेथड से रिसोर्स पार्टीशनिंग की वजह से जो निके ओवरलैप होता है वो कम हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो रिसोर्स पार्टीशनिंग किस तरीके का मेथड है? इट इज़ अ मेथड टू रिड्यूस निके ओवरलैप। जितना कम ओवरलैप होगा उतना पॉसिबिलिटी कोएग्जिस्टेंस की बढ़ जाएगी। तो अब ये कैसे अचीव किया जाता है? तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल ऐसे लें कि जो दोनों स्पीशीज़ हैं वो किसी एक लिमिटिंग रिसोर्स का स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म अगर कंज्यूम करें, या उसी लिमिटिंग रिसोर्स को अलग अलग जगह पे इस्तेमाल करें, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन है ये कम हो जाएगा।
जाहिर सी बात है, अगर लिमिटिंग रिसोर्स के वेरिएंट फॉर्म्स इस्तेमाल करने लगें या उसी लिमिटिंग रिसोर्स की इस्तेमाल की जगह बदल दें, एक स्पीसीज कहीं और इस्तेमाल कर रही है उसी रिसोर्स को, दूसरी कहीं और, तो अभी इसको एग्जांपल से समझेंगे। इसके अलावा वही लिमिटिंग रिसोर्स अलग अलग टाइम पे इस्तेमाल अगर किया जाए तो भी वो कोएग्जिस्टेंस की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसको क्या कहते हैं, अगर अलग अलग टाइम पे रिसोर्स को इस्तेमाल किया जाए, दिस इज कॉल्ड टेम्पोरल पार्टीशनिंग ऑफ रिसोर्स। क्या कहते हैं, समय के डिफरेंस के वजह से, तो टेम्पोरल पार्टीशनिंग हो गई। अब ये जो रिसोर्स पार्टीशनिंग की मैकेनिज्म है, ये एक दिन में नहीं इवॉल्व हुई है। इसको क्या कंसीडर किया जाता है, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ को इवोल्यूशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक दैट फंक्शन टू रिड्यूस कंपटीशन। इस तरीके की स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो रिसोर्स पार्टीशनिंग क्या है, ये प्रोडक्ट है को इवोल्यूशन का, मतलब कि जो दोनों स्पीशीज़ उसी रिसोर्स के वेरिएंट फॉर्म्स को यूज़ कर रही हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग समय में यूज़ कर रही हैं, ये को इवोल्यूशन का नतीजा है। और इससे होता क्या है कि जो कंपटीशन है वो रिड्यूस होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो स्पीशीज़ 1 और स्पीशीज़ 2 दो स्पीशीज़ हैं, साथ में रह रही हैं। स्पीशीज़ 1 एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है और स्पीशीज़ 2 एक वीक कॉम्पिटिटर है, और इस इलाके में दोनों का ओवरलैप हो रहा है। तो जैसे मान लीजिए स्पीशीज़ 1 क्या है, ये स्मॉल साइज़ की सीड खा रही है और स्पीशीज़ 2 जो है वो लार्ज साइज़ की सीड खा रही है। लेकिन स्मॉल से लेके मीडियम की रेंज जो है वो दोनों के लिए लागू होती है। तो इस इलाके में मीडियम साइज सीड वाले में ओवरलैप हो रहा है। ठीक, अगर ऐसा होता कि इस स्पीशीज़ 2 को भी स्मॉल साइज की सीड ही चाहिए होती, तो उस केस में चूंकि ये वीक कॉम्पिटिटर है तो ये एलिमिनेट हो जाती, एक्सक्लूड हो जाती। अब यहाँ पे क्या है, चूंकि यहाँ पे अलग अलग साइज के सीड्स ये कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो ओवरलैप वाला इलाका है यही रोल प्ले करेगा सिलेक्शन में। तो नेचुरल सिलेक्शन किस चीज़ को फेवर करेगा, स्पीशीज़ 2 के ऐसे इंडिविजुअल्स को नेचुरल सिलेक्शन फेवर करेगा विच डू नॉट कम्पीट फॉर मीडियम साइज सीड्स विद स्पीशीज़ 1। भाई चूँकि ये वीक कॉम्पिटिटर हैं तो ये इनसे झगड़ ही नहीं सकते हैं, तो सबसे बढ़िया है कि मीडियम साइज सीड खाना बंद कर दो, लार्ज साइज सीड पे ही डिपेंडेंट रहो, तो कंपटीशन होगा ही नहीं, और जब कंपटीशन नहीं होगा तो कोएग्जिस्टेंस बिल्कुल होगा। तो उस कंडीशन में धीरे धीरे विद पैसेज ऑफ टाइम, यानी आफ्टर सेवरल जनरेशन, स्पीशीज़ 2 कैसी इवॉल्व हो गई, ये इवॉल्व हो गई कि अब ये मीडियम साइज़ की सीड को कंज्यूम करेगी ही नहीं, हटाओ, अब केवल लार्ज साइज सीड खाया जाएगा और इनको खाने दो, स्मॉल और मीडियम दोनों खाने दो इनको, स्पीशीज़ 1 को, कोई दिक्कत नहीं, हम सिर्फ लार्ज साइज सीड पे ही सर्वाइव कर जाएंगे, तभी को एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि वीक हैं। तो वीक लोगों को हमेशा क्या करना पड़ता है, अरे उसको क्या कहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़, हाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़। तो हाँ, अब एग्जाम्पल अगर हम देखें रिसोर्स पार्टीशनिंग और कोएग्जिस्टेंस के, तो मान लीजिए कि कीड़े खाने वाली जो चिड़िया होती है, तो वो क्या करेगी, सेम इंसेक्ट स्पीशीज़ को खाएगी, अगर जो अलग अलग स्पीशीज़ हैं, कब, डिफरेंट पोर्शंस ऑफ द हैबिटेट के अलग अलग इलाकों में खाए, अगर भले ही सेम स्पीशीज़ इंसेक्ट का खा रही है वो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोएग्जिस्टेंस होगा। या अलग स्पीशीज़ इंसेक्ट की खाने लगेंगे, इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स, तो भी कोई कंपटीशन नहीं होगा, स्पीशीज़ बदल गई इनके भोजन की। अब ये एक्सपेरिमेंट बेसिस पे ये ऑब्जर्वेशन पाया गया। तो ये कैसे हुआ, मैकार्थर 1958 में इन्होंने क्या किया कि वार्बलर बर्ड्स जो होती हैं उसकी 5 स्पीशीज़ ली इन्होंने, ऑब्ज़र्व किया उनको, जो सभी की सभी स्प्रूस के ट्री पे पाई जाती थी, उनकी फीडिंग हैबिट को ऑब्ज़र्व किया। तो उन्होंने क्या पाया कि जो हर एक स्पीशीज़ है वो अलग अलग हाइट और पोर्शन ऑफ ट्री पे फीड करना पसंद करती है, प्रेफर करती है। यानी पेड़ तो बहुत बड़ा है, तो अलग अलग हाइट और पोर्शन पे ये जो वार्बलर स्पीशीज़ की अलग अलग स्पीशीज़ हैं पांचों, ये अलग अलग हाइट पे खा रही हैं। तो इन्होंने क्या किया, मैकार्थर ने
उस पेड़ को 16 अलग अलग जोन्स में डिवाइड कर दिया और जो फीडिंग पोर्शंस है अलग अलग वार्बलर स्पीशीज़ का उसको इन्होंने रिकॉर्ड किया। तो उससे क्या पता चला, जो ये वाली जो बात हम करते हैं कि डिफरेंट पोर्शंस ऑफ द हैबिटेट, तो उससे ये हो गया कि एक अंडरस्टैंडिंग बन गई अलग अलग स्पीशीज़ में कि भाई ये मेरा दायरा है, मेरा इलाका है, यहाँ पे जितने केड़े होंगे वो मेरे होंगे, उसके ऊपर वाले तुम्हारे, उसके ऊपर वाले तीसरे के। ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने की वजह से ही ये पांचों स्पीशीज़ सेम स्प्रूस ट्री या सिमिलर स्प्रूस ट्री टाइप्स पे डिपेंड कर रही हैं और को एग्जिस्ट कर रही हैं एक साथ, लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है। अब आते हैं अगला जो टॉपिक है कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब दो स्पीशीज़ किसी सेम एनवायरनमेंट में साथ साथ रह रही हों तो उस दौरान ये दोनों स्पीशीज़ डाइवर्ज कर जाती हैं एक दूसरे से। किस कैरेक्टर में? ऐसे कैरेक्टर में जो ओवरलैप कर रहा हो, यानी कि जिस कैरेक्टर में ओवरलैपिंग हो रही है, जो कैरेक्टर समस्या दे रहा है, उस कैरेक्टर में डिफरेंशिएशन इवॉल्व हो जाए, अलग अलग हो जाए वो कैरेक्टर, तो झंझट खत्म। तो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इन जनरल हम जानते हैं इसको रिड्यूस करना ही बेसिकली कोएग्जिस्टेंस के लिए सबसे ज़रूरी है। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन अगर ज़्यादा होता है तो उससे क्या होता है, जो फिटनेस है कॉम्पीटिंग इंडिविजुअल्स की वो कम होती जाती है, क्योंकि उनकी मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम टाइम वो कंपटीशन में ही चला जाता है। तो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और सर्वाइवल, इन सारे फिनोमेना के लिए समय कम मिलता है, एनर्जी कम मिलती है, तो फिटनेस जो है वो कम हो जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, ऐसे इंडिविजुअल्स जो कम कंपटीशन में इन्वॉल्व होते हैं उनकी फिटनेस भी ज़्यादा होती है, जाहिर सी बात है। धीरे धीरे वक्त के साथ क्या होता है कि जो पॉपुलेशंस हैं अलग अलग स्पीशीज़ की और जो सेम रिसोर्स के लिए कॉम्पीट कर रही हैं, ये उस कंपटीशन से बचने के लिए, उसको कम करने के लिए मॉर्फोलॉजिकल, बिहेवियरल और फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशंस या चेंजेस अपने अंदर ले आ देते हैं कि कंपटीशन को, इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन को रिड्यूस किया जा सके और फिटनेस को बढ़ाया जा सके। और ये होता कैसे है? इसमें नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट करता है, जाहिर सी बात है। जैसे हमने देखा, अगर वीक कॉम्पिटिटर होगा तो नेचर उसको सेलेक्ट नहीं करेगी, या वो वीक कॉम्पिटिटर, वो मीडियम साइज़ जो सीड खा रहे थे वो अपने आप ख़त्म हो गए, तो बचे कौन से? लार्ज साइज़ सीड खाने वाले। तो नेचुरल सिलेक्शन ही तो है ये। अब ये जो नेचुरल सिलेक्शन है, इससे क्या फ़ायदा है? इट अलाउज देम टू रिड्यूस और अवॉइड कॉम्पिटिशन एंड इंक्रीज फिटनेस। ये जो चेंज आया मॉर्फोलॉजिकल, बिहेवियरल और फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में, यही शिफ्ट क्या कहलाता है? कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट। तो सच शिफ्ट इन मॉर्फोलॉजिकल, बिहेवियरल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पीशीज़, ताकि वो कंपटीशन को कम कर सके और फिटनेस को बढ़ा सके, इसी को कहते हैं कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट। कैरेक्टर डिस्प्लेस हो गया स्लाइटली। कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट की थ्योरी जो थी वो दी थी W.L. ब्राउन और E.O. विल्सन ने 1956। अब यहाँ पे आप देखिए, इसको समझते हैं ग्राफ से। यही सब ग्राफ बना के पूछ देते हैं। ट्रेट वैल्यू इस एक्सिस पे है और ये फ्रीक्वेंसी इन पॉपुलेशन कि उस ट्रेट वैल्यू की कितनी फ्रीक्वेंसी है उस पॉपुलेशन में। तो सिलेक्शन के पहले क्या हो रहा था, आप देख सकते हैं कि जो ट्रेट वैल्यूज़ हैं कितनी सिमिलर हैं स्पीशीज़ 1 और स्पीशीज़ 2 में, क्वाइट सिमिलर। सिलेक्शन के बाद स्पीशीज़ 1 जो है वो काफ़ी हद तक शिफ्ट कर गई है स्पीशीज़ 2 से, और सिर्फ इतना सा एरिया जो है जिसको हम निके ओवरलैप कह सकते हैं वो ही बचा। यहाँ तो इतना बड़ा इलाका ये पूरा, तो इस दौरान सर्वाइवल तो बड़ी समस्या है। तो ये टाइम के साथ होता है और इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट है ये दो तरीके का हो सकता है, इकोलॉजिकल कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट। किस टाइप के कैरेक्टर में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? तो ये इकोलॉजिकल वाला क्या होता है? कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट ऐसे ट्रेट्स में होता है जो रिसोर्स के यूटिलाइजेशन पे डिपेंड करते हैं या एसोसिएटेड होते हैं। जैसे कि अगर मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऐसा चेंज हो रहा है, जैसे बीक्स या जॉज ये चेंज हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है फूड रिसोर्स
का फीचर जो है वो एसोसिएटेड है। रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट, इसमें ऐसे कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट्स होते हैं विच आर एसोसिएटेड विद रिप्रोडक्शन, जैसे सेक्सुअल सिग्नल्स, अलग अलग टाइप के सेक्सुअल सिग्नल्स देना, तो अलग अलग स्पीशीज जो है उसको आइडेंटिफाई करेगी। फीमेल मेट प्रेफरेंस, ये अगर सेट कर लेते हैं, कोई पर्टिकुलर स्पीशीज स्पेसिफिक प्रेफरेंस दे रही है, तो रिप्रोडक्टिव फंक्शनैलिटी से एसोसिएटेड जो कैरेक्टर्स होते हैं उनमें अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो दैट इज, ये दोनों मिला के ही टोटल कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट बनाते हैं। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? को एग्जिस्टेंस के लिए, अपने अस्तित्व के बचाव के लिए। सो दिस इज इट।